ऐसी बात नहीं है कि डिफरेंट हो। अब ना इसमें जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ ना, उस चीज को जरा ना गौर से सुनेगा। मेरे पास ये पूरा एक पेज है, सही है, ये लैंडिंग पेज कहलाता है हमारा, सही है। कोई भी वेबसाइट का जो होम पेज कहलाता है वो उसका लैंडिंग पेज भी कहलाता है, या आप इसको होम पेज बोल लें, नॉर्मल है। अब मैं जो आपको इसमें एक चीज नोटिस कराना चाह रहा हूँ ना, आप उस पर देखेगा। पहले मैं पेजेस चेंज करता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ क्या सिनेरियो है। मैं प्राइसिंग के पेज के ऊपर आ गया। सही, मैं प्राइसिंग के पेज के ऊपर आ गया, और उसके बाद अगर मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ, अभी सिर्फ देखना, मैंने ये नहीं बोला कि इसमें है क्या चीज़, वो बता रहा हूँ। पूरा मैंने स्क्रॉल डाउन किया। इसी तरीके से मैं आई गेस टूअर्स के पेज पे आ जाता हूँ। टूअर के पेज पे भी मैंने एक चीज़ करी। अब फिर मैं दोबारा इसके होम पेज पे आ रहा हूँ, सही। अब इसमें नोटिस करने वाली क्या चीज़ थी, मैं बहुत तेज़ी से लेके चला गया। अब आप एक चीज़ को देखना, नीचे के जितने भी सेक्शंस हैं, यानी ये इंगेज विजिटर, फ्यूलिप, ड्राइव फ्रॉम सेल्स, यही हमारा कस्टमर्स का सेक्शन आ गया। ये सारे सेक्शंस जो हैं वो डिफरेंट है, सही है, अलग अलग आ रहे हैं। लेकिन मैं टूर पे जा रहा हूँ, टूर पे भी अगर आप देखें तो सारे सेक्शंस जो हैं वो चेंज आ रहे हैं, जितने भी हैं। इसी तरीके से मैं प्राइसिंग पे आता हूँ, तो प्राइसिंग पे भी कुछ सेक्शन जो है, कुछ नहीं, सारे सेक्शन ही चेंज आ रहे हैं, सही है। तो सब ने ये वेबसाइट दिखाने का मकसद क्या था? सब प्रमोशन कर रहे हैं? नहीं, हमारे जितने भी अंडर के सेक्शंस थे ना वो सारे चेंज आ रहे हैं, एक्सेप्ट दो चीज़ों के। अब वो दो चीज़ें कौन सी हैं? पहला, आप कॉन्स्टेंट देखना, हमारा जो एक हेडर आ रहा है, जो जहाँ पे ये स्विफ्ट सेल लिखा हुआ है, आपका टूवर्ड्स लिखा हुआ है, प्राइसिंग, इंडस्ट्रीज, लॉगिन वगैरह जो भी लिखा हुआ है, सही है वो। और आप एक चीज़ कॉन्स्टेंटली अगर मैं स्वाइप करके नीचे जाता हूँ तो आपके पास एक सेक्शन आ रहा है फुटर का, जो सबसे एंड में आ रहा है, जिसमें मैंने तमाम चीज़ें अपना यानी स्विफ्ट सेल से डिफाइन करे हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, टूर पे चले जाता हूँ, सही है। टूर पे जाने के पास भी मेरा पूरे की पूरी चीज़ें चेंज है, एक्सेप्ट मेरा हेडर और मेरा फुटर, सही है। इसी तरीके से मैं प्राइसिंग के पेज पे आ जाता हूँ। प्राइसिंग के पेज के ऊपर भी मेरे पास क्या है, हेडर और मेरा फुटर वो सेम है, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज हो गई। अच्छा, अब यहाँ तक समझ आ गया कि मैं किस चीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट और फोकस करवा रहा हूँ, ठीक है। अब थोड़ा सा ना हिस्ट्री पे चलते हैं। हमारे पास ना जब रिएक्ट या कोई भी फ्रंट एंड फ्रेमवर्क नहीं था, फ्रंट एंड फ्रेमवर्क से मुराद जो भी आपकी ये पूरी की पूरी यूआई बना के रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी मैं सन 2000 में चले आता हूँ। ओल्ड उसमें जब आपके पास अच्छा, तो हम पीछे चले जाते हैं हमारी हिस्ट्री के ऊपर 2000 पे, जब हमारी ओल्ड स्कूल चलता था HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट या jQuery। उस टाइम पे जो मैं ये चीज़ें जो कहलाती थी ना हमारी हेडर और फुटर, इसको हम उस टाइम पे नाम देते थे सेक्शन। सेक्शन आपके इसको हम बोलते थे सेक्शन, और HTML में आपके पास एक टैग भी है जिसको हम कहते हैं सेक्शन। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब हमारी चीज़ें एनहांसमेंट की तरफ चली गई, हम आ गए 2010 के अंदर, जब फर्स्ट फ्रेमवर्क एंगुलर जस्ट आया, तो जब हमारे पास ये लाइब्रेरीज आना शुरू हुई ना, इस लाइब्रेरीज के ऊपर इसका नाम चेंज हो गया। इसका नाम क्या हो गया? कंपोनेंट। सर ये कंपोनेंट क्या है? अब हम कंपोनेंट देखते हैं। अच्छा, पहले कंपोनेंट की डेफिनेशन समझते हैं। आपकी कोई भी एप्लीकेशन होगी, कोई भी एप्लीकेशन, जितनी भी बड़ी एप्लीकेशन है,
जितनी भी बड़ी एप्लीकेशन है उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज जो बार बार यूज हो रही है, मतलब मेरे पास एक वेबसाइट बनी हुई है, एक वेबसाइट के अंदर मेरे पास हेडर और एक मेरा फुटर, एक ऐसी चीज है जो बार बार मेरी पूरी वेबसाइट के ऊपर यूज हो रहा है, तो उसको हम फ्रेमवर्क की जबान में क्या बोलते हैं? कंपोनेंट्स। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। मेरी एक वेबसाइट बनी हुई है, उस वेबसाइट के अंदर कोई एक ऐसा सेक्शन जो बार बार यूज हो रहा है हर पेज के ऊपर। मैं टूर के पेज के ऊपर चला गया, मेरा हेडर सेम है। मैं फीचर्स के पेज के ऊपर जाऊं या प्राइसिंग के पेज के ऊपर जाऊं, मेरा कुछ सेक्शन जो है वो सेम है। तो ये जो सेक्शन सेम है इसको हम क्या बोलते हैं प्रोग्रामिंग की जबान में? कंपोनेंट्स। यहां तक क्लियर हो गया? सर अब ये कंपोनेंट्स होते क्या हैं? अच्छा, अगर आप इसको प्रोग्रामिंग की जबान में बोलो तो इसको बिल्डिंग ब्लॉक्स भी बोलते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक से मुराद भी यही होता है, एक चीज जो आपकी एप्लीकेशन के अंदर बार 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 यूज होती जा रही है। मतलब एक जगह पे आपने उसको बना दिया, अब आप उसको सिर्फ कॉपी और पेस्ट कर रहे हैं और चलाते जा रहे हैं और पूरी एप्लीकेशन के अंदर बिल्कुल सही चलती जा रही है। अब इसको थोड़ा सा ड्रॉ डॉट आयो से देखते हैं, सही है जी। चार डब्बे इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ये चार डब्बे कौन से हैं सर? आपने चार डब्बे तो बता दिए। एक कोई भी वेबसाइट बनती है उसके अंदर आपके चार डब्बे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला जो आपका होता है, कोई वेबसाइट बनती है ना, तो वेबसाइट हो या वेब ऐप हो, उसके अंदर ना चार चीज़ें लाजमी कांस्टेंट होती हैं। अब चार चीज़ें कांस्टेंट होने का मतलब, एक आपके पास होता है हेडर, हेडर का दूसरा नाम क्या होता है? नैव बार। अब मैं आके आपको एक चीज दिखाऊं, तो ये जो मेरे पास चल रहा है ऊपर से जो आ रहा है, एक लोगो बना हुआ आ रहा है, चार लिंक बने हुए आ रहे हैं, साइन अप और लॉगिन, ये जो कहलाता है, यानी सबसे टॉप पे जो कहलाता है, ये आपका कहलाता है हेडर, या इसको कहते हैं हम दूसरी जबान में नैव बार। ये सबसे ज्यादा मोस्ट यूजेबल आपका कंपोनेंट कहलाता है, क्योंकि ये आपकी थ्रू आउट हर वेबसाइट के ऊपर यूज हो रहा होता है, सेम यूज हो रहा होता है। इसी तरीके से दूसरा आपका कहलाता है हीरो सेक्शन। सर ये हीरो सेक्शन क्या कहलाता है? अच्छा, हीरो सेक्शन का दूसरा नाम जो है वो बैनर कहलाता है। अब आप एक चीज नोटिस करना, मेरे पास ये जो सेक्शन बना हुआ आ रहा है, सही है, इस सेक्शन के ऊपर जो मैंने हेडिंग, मैंने जो पैराग्राफ यूज करे हुए ना, वो सेम फॉन्ट साइज के यूज करे। हेडर के बाद जो दूसरा सेक्शन आता है उसको आप लोग कहते हो हीरो सेक्शन कहलाते हो या बैनर कहते हो। ये आपकी थ्रू आउट दी वेबसाइट सेम रहता है। अगर मैं इसके प्राइसिंग पे चले जाऊं तो प्राइसिंग के ऊपर भी मैंने इसको सेम तरीके से यूटिलाइज करा हुआ है, और इसी तरीके से सर्विसेज पे चले जाऊं तो सर्विसेज के ऊपर भी मेरे पास ये सेम तरीके से यूज हो रहा है, सही है। दूसरा हमारा मोस्ट यूजेबल जो सेक्शन होता है वो हमारा कौन सा होता है? हीरो सेक्शन। इसी तरीके से हमारे पास तीसरा जो सेक्शन होता है वो होता है CTA। सर ये CTA क्या होता है? कॉल टू एक्शन, इसका फुल फॉर्म होता है कॉल टू एक्शन। सर अब ये होता क्या है? अब आप एक चीज नोटिस करना, मैं अगर CTA पे आ जाता हूँ तो अब आप ये देख लो, एक ग्रेडियंट चल रहा है येलो कलर का, जिसमें लिखा हुआ है इनेबल AI बॉट ऑन योर वेबसाइट, और एक छोटी सी हेडिंग डली है और एक ये बटन, सही है। ये हर उसके अंदर हमारे पास कांस्टेंट है, मतलब इसका बैकग्राउंड कलर, इसकी हेडिंग, इसकी इवन पैराग्राफ और यहाँ तक के बटन, तमाम चीजें जो है हमारी कांस्टेंट है, सिर्फ अंदर का जो कंटेंट है वो चेंज हो रहा है, सही है। इस CTA का फायदा क्या होता है? सर इसका फायदा क्या है ये बताएं। इसका फायदा ये है, आपने एक प्रोफेशनल पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाई है जिसके अंदर आपका हेडर, फुटर और आपका जो है अल्लाह भला करे हीरो सेक्शन लाजमी होता है। सर हमारे CTA का क्या फायदा है? CTA का फायदा ये होता है कि आप जब भी पोर्टफोलियो बनाते हैं, एक तो आपसे अगर कोई कांटेक्ट करेगा तो वही किसके थ्रू करेगा? आपके कांटेक्ट फॉर्म के थ्रू, कांटेक्ट पेज के थ्रू। लेकिन अगर आप कोई सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जैसे मैं एज अ वेब डेवलपर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ अपनी, तो मेरे पास ये CTA का सेक्शन होना जरूरी है। अब इस CTA का सेक्शन का फायदा ये होता है कि जब भी मैं रिक्वेस्ट और डेमो पे क्लिक करता हूँ तो बिहाइंड द सीन इसके पीछे मैंने एक ऐसी फंक्शनैलिटी लिखी हुई है कि मेरे पास एक ईमेल आती है कि एक यूजर आया फला फला नाम से, उसने जो है आपको ईमेल करी है,
आपसे वो कुछ रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं। अब वो रिक्वेस्ट किसी भी चीज़ की हो सकती है, वो मेरी वेबसाइट डेवलपमेंट की हो सकती है, वेब डेवलपमेंट की हो सकती है, मेरी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की हो सकती है। तो या तो वो हमारे से कॉन्टैक्ट फॉर्म के थ्रू कर सकता है या हमारे CTA के थ्रू कर सकता है। तो CTA जो होता है आपकी थ्रू आउट जितने भी आपके पेजेस हैं वहाँ पे आपके जो होते हैं वो कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। अब इसके अंदर का जो कंटेंट है, अब जैसे इट नाउज और नेवर नो स्टार्ट अ फ्री स्टार्ट योर फ्री ट्रायल टुडे, जो भी है, तो ये कंटेंट सेम होता है। अब एक काम करते हैं, अभी तक हमने इसकी सिर्फ थ्योरी पढ़ी है, अब इसको बना के देखते हैं कि ये किस तरीके से बनते हैं और इनकी यूनिवर्सिबिलिटी है क्या। सही है, नेक्स्ट जेएस के टर्म में। अच्छा, कंपोनेंट्स आप चाहे रिएक्ट यूज करो, आप चाहे नेक्स्ट.js यूज करो, आप चाहे व्यू यूज करो, कोई भी फ्रंट एंड फ्रेमवर्क यूज करो, एंगुलर यूज करो, नेक्स्ट यूज करो, कुछ भी करना, ये कंपोनेंट्स हर जगह पे सेम होते हैं, इसकी टर्मिनोलॉजी हर जगह पे सेम है। तो आपको एक जगह के ऊपर जो है वो तमाम चीजें जो है समझनी है, ताकि आप इसके बाद कहीं पे भी जाओ, कोई भी फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी को यूज करो, तो क्या हो, आपको सिर्फ उसकी टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए और हर जगह पे आपका यूज करने का तरीका सेम होगा। और आपकी जितनी भी लाइब्रेरीज हैं उसके अंदर सेम तरीके से वो कंपोनेंट्स यूज हो रहे होते हैं। अब एक काम करते हैं, मैं पुराने वाले स्ट्रक्चर को लेकर चलता हूँ, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। अच्छा, एक मसला मैंने और नोट कर रहा था, आप लोग किसी भी प्रोजेक्ट को क्लोन करते हो, खास तौर पे अशारिफ के प्रोजेक्ट को क्लोन करते हो, और जब आप लोग उसको npm run dev करते हो तो वो प्रोजेक्ट मसला दे देता है नेक्स्ट इज नॉट डिफाइन करके। सही है, ये बहुत सारे स्टूडेंट के पास मसला आ रहा है। तो भाई जब भी आप एक गिटहब की रिपोजिटरी से कोई भी प्रोजेक्ट अपने पास कॉपी करते हो ना, तो सबसे पहले कमांड चलती है npm install। जब वो आप npm install की कमांड चलाते हो ना, तो आपके पास ना ये नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर इंस्टॉल होता है। आप जब भी क्लोन करते हो ना प्रोजेक्ट को, किसी भी प्रोजेक्ट को क्लोन करते हो, तो आपके पास नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर नहीं होता, यानी पूरी एप्लीकेशन को चलाने का जिम्मेदार जो होता है ना, वो आपको ये नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर होता है। अब आप लोग क्या करते हो, जब आप किसी भी अशारिफ के प्रोजेक्ट को क्लोन कर लेते हो तो फिर मसला आ जाता है, वो चलता ही नहीं है सर, वो नेक्स्ट इज नॉट डिफाइन दे रहा होता है। तो उसकी वजह ये होती है, उससे पहले आपको एक कमांड चलानी होती है npm install या npm i। जब आप लोग ये कमांड चलाते हो तो आपके पास नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर इंस्टॉल हो जाता है। जब हो जाता है फिर आप npm run dev की कमांड चलाते हो, तो फिर वो कमांड चलाने के बाद जो होता है फिर आपका प्रोजेक्ट रीरन हो जाता है। चलो फिर देखते हैं प्रोजेक्ट हमारा रन हो गया होगा जी। अरे आप लोग क्लोन करते हो, अशारिफ को क्लोन करेगा, अशारिफ खुद बनाता है। नहीं, मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, उनकी प्रैक्टिसेस को फॉलो करने के लिए ना क्लोन करते हैं प्रोजेक्ट्स को, तो ये वाला मसला उनके पास आता है। अब जाहिर सी बात है, नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। जहाँ से क्लोन करते हो ना तो वो यूआरएल आगे लिखा हुआ आता है, तो मैं सिर्फ यूआरएल पढ़ता हूँ और यूआरएल से मुझे पता लग जाता है कि अशारिफ की रेपो से कॉपी हो जाए प्रोजेक्ट मेरे। हाँ, आप लोग बनाते हैं, बहुत सारे तो खुद से बनाते हैं, लेकिन बहुत सारे जो मैंने पूरी क्लास वो खाली कर दिया है। मैं काम करता हूँ, CSS भी हटा ही देता हूँ ताकि वाइट सा नजर आए कुछ। सही है, मैंने अभी पूरा का पूरा फोल्डर ना खाली कर दिया ताकि ना CSS वगैरह सब हटा दी, ताकि आसानी से आप उसकी स्टाइलिंग वगैरह भी दोबारा हटाओ। मैं दोबारा अपने फोल्डर पे आ गया। सही है, अब कुछ चीज़ें जो है ना वो कन्वेंशन के तौर पे और सर हमजा की जो फॉलो करते हैं ना उसको फॉलो कर लेना आप बंद करके, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जेएस के अंदर ना अब आगे जो चेंजेस आती जा रही है ना, वो उन चीज़ों को फॉलो करना ज़रूरी है, और अभी से मैं आपको फॉलो करना बता रहा हूँ। मेरे पास ना अलग अलग है पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर है। अब मेन फोल्डर जो है ना, जहाँ से आपकी पूरी की पूरी एप्लीकेशन रन होती है, वो ऐप डायरेक्टरी है। सही है, अब हमें कंपोनेंट्स का फोल्डर बनाना है। सर ये फोल्डर कहाँ बनाए?
ऐप डायरेक्टरी में या ऐप डायरेक्टरी के बाहर? ऐप डायरेक्टरी के बाहर क्यों नहीं बना रहे? वजह मैं बताता हूँ। देखो, हमारी पूरी की पूरी एप्लीकेशन कहां से रन होती है? ऐप डायरेक्टरी से, सही है। जब npm रन डेव चलाते तो नेक्स्ट.js हमारी ऐप डायरेक्टरी को आके चेक करता है। जब ऐप डायरेक्टरी को चेक करता है तो हमारे पास फोल्डर कहां पे होना चाहिए? ऐप डायरेक्टरी के अंदर। अब ऐप डायरेक्टरी के अंदर अब आप आ जाते हो तो यहाँ पे फोल्डर क्रिएट करना जिसका नाम है कंपोनेंट्स, सही है। अब इस कंपोनेंट्स के अंदर आके आपको सबसे पहले हेडर बनाना है, यानी एक नेम बार बनाना है जो हम थ्रू आउट पूरी की पूरी एप्लीकेशन में यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, इस फोल्डर को ओपन करेंगे। इस फोल्डर को ओपन करने के बाद मैं एक और फाइल बनाने जा रहा हूं। उस फाइल का नाम क्या है? फोल्डर बनाने जा रहा हूं। उस फोल्डर का नाम क्या है? हेडर। इस हेडर के अंदर अब यहां पे ना चीज को फोकस करना, मैं क्या बताना चाह रहा हूं। हेडर के अंदर जाके मैं एक फाइल बना रहा हूं। उस फाइल का नाम क्या है? header.tsx। अब मेरा एक सवाल है आप लोगों से, सर आपने page.tsx की फाइल क्यों नहीं बनाई? दो मिनट के लिए सोचें, फिर मैं इसका जवाब मैं ही दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं आप लोगों के भी साथ में टू वे कम्युनिकेशन चले। सर आपने यहाँ पे page.tsx की फाइल क्यों नहीं बनाई? अभी तक तो हम page.tsx फोल्डर के अंदर बनाते हुए आए थे ना। कोई एक बताए मुझे जी। मैं बताता हूँ, जबरदस्त। अच्छा, अब हम ना पुरानी वाली क्लास में चलते हैं थोड़ा सा। मैं क्या कर रहा था, जब भी मुझे कोई नया पेज बनाना होता था, पेज, तो उसके लिए मैं क्या फाइल को यूज कर रहा होता था? page.tsx। जब भी मुझे कोई नया पेज, यानी मेरे पास पेजेस मल्टीपल हो सकते हैं, होम भी हो सकता है, अबाउट भी हो सकता है, कॉन्टैक्ट भी हो सकता है, सर्विसेज के पेजेस जो हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे, नेस्टेड पेजेस हो सकते हैं। जब भी मुझे कोई एक नया पेज बनाना होगा तो हम उसके लिए क्या फाइल कन्वेंशन यूज करेंगे? और अगर मुझे कंपोनेंट बनाना होगा तो कंपोनेंट का नाम आएगा और उसके आगे क्या हमारा एक्सटेंशन यूज हो रहा है? TSX, टाइपस्क्रिप्ट XML। मैं दोबारा क्लियर कर देता हूं। जब भी हमें कोई भी पेज बनाना होगा, जैसे हमारे पास पेजेस मल्टीपल हो सकते हैं, होम हो गया, अबाउट हो गया, हमारे पास कॉन्टैक्ट अस का पेज हो गया, तो वहां पे हमारी कन्वेंशन क्या होगी? page.tsx। लेकिन हमारे कंपोनेंट्स जो हैं वो रियूजेबल हैं। रियूजेबल का मतलब हमें उसको बार बार हर जगह पे यूज करने। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक फोल्डर बनाएंगे। फोल्डर का नाम क्या रखेंगे? कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स के अंदर हम जिस नाम से उस कंपोनेंट को बनाना चाह रहे हैं, अभी मेरे केस में सबसे पहला क्या कंपोनेंट है हमारा? हेडर। हेडर का मैंने फोल्डर बनाया और उस फोल्डर के अंदर आके tsx के नाम से header.tsx ऊपर गरम करते हो, गोला कबाब जो होते हैं, सही है। उसने पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन गूगल ने वहां से मुझे वो दी है कि आप लोगों ने एक कीवर्ड लिख दिया, उसके आगे एक स्पेस दिया, उसके आगे दूसरा कीवर्ड लिख दिया और उसको उसने रिजेंबल किया है कबाब के, इससे कि हमारे पास जो बकरीद के अंदर वो चीज फॉलो होती है, तो इस तरीके से उसने मुझे रिजेंबलेंस दी थी। तो इसको हम कहते हैं कबाब केस। अब ये मेरी टर्मिनोलॉजी में एक नई चीज आई थी। अब इसका फायदा क्या है? अच्छा, इसका फायदा ये है कि बाज़ औक़ात क्या होता है, आपके पास्कल केस और कैमिल केस ना जो आते हैं उसमें एक इशू आता है। अब आप जब आपका प्रोजेक्ट अब आप कहीं पे डिप्लॉय करते हो ना, वो आपकी मैक ओएस पे भी चलता है, मैक एप्लीकेशन मैकबुक पे भी चलता है, आपकी लिनक्स यानी दूसरे विंडोज के अलावा दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलता है। बाज़ औक़ात जब ये चीज़ आपकी चला रहे होते हो ना, दूसरे आप ओएस पे रन कर रहे होते हो, तो आपका पास्कल और वो जो होता है ना कैमिल केस, यहाँ पे ना अपर केस और लोअर केस के मसले की वजह से ना फाइल एरर्स आते हैं। तो गूगल क्या बोलता है? गूगल बोलता है यार आप ना इन चीज़ों के झंझट से बचने के लिए आप पास्कल केस को, कबाब केस को यूज़ कर लो, क्योंकि ये हर जगह पे सेम रहते हैं। लेकिन
आपके ऊपर एज यूजुअल मैं ज़्यादातर जो है वो सिंपल ये यूज़ करता हूँ, खास करके हेडर। और ये आपके ऊपर है, मैं कुछ चीज़ों को बोल रहा हूँ ना, आप आंख बंद करके फॉलो कर लो, क्योंकि ये मार्केट के अंदर फॉलो हो रही है चीज़ें। आप अगर अच्छी जगह पे जाओगे ना और आप एज ए डेवलपर काम कर रहे हो तो आपको कंपोनेंट्स का फोल्डर बनाना पड़ेगा अलग से, सही है। मैंने एक हेडर के नाम कंपोनेंट्स के अंदर एक हेडर का फोल्डर बनाया और उस हेडर के फोल्डर के अंदर header.tsx की एक फाइल बना दी है। अब जिस तरीके से आपने पेज बनाया था उसी तरीके से यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक हेडर बनाऊंगा, एक फंक्शन बनाऊंगा, एरो फंक्शन, और जूम कर दूं, सही है। पीछे तक नजर आ रहे हैं सबको? सही है। अब मैंने लिखा, एक एरो फंक्शन बनाया जिसका मैंने नाम क्या लिखा है, हेडर, और उसमें आके मैंने रिटर्न किया है एक h1 टैग जिसका नाम मैंने लिख दिया हेडर कंपोनेंट। और जिस तरीके से आप पेज को एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करते थे नेक्स्ट.जेएस को बताने के लिए, इसी तरीके से आप लोग इसको भी एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करते हैं। मैं बताता हूँ मैंने फाइल क्या करा, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। मैंने सबसे पहले एक कंपोनेंट का फोल्डर बनाया ऐप डायरेक्टरी के अंदर आके, ऐप डायरेक्टरी के बाहर नहीं बनाया, क्योंकि हमारी ऐप डायरेक्टरी से पूरी की पूरी चीज़ें रेंडर हो रही होती है नेक्स्ट.जेएस की। उसके अंदर मैंने कंपोनेंट्स के नाम से एक फोल्डर बनाया। अब मुझे कौन सा कंपोनेंट बनाना है, कंपोनेंट का नाम क्या है, मैंने उस फोल्डर का नाम रखा हेडर, सही है। और उस हेडर के अंदर मैंने एक फाइल बनाई है header.tsx, सही है। उसके बाद जिस तरीके से आप पेज के लिए एक फाइल बनाते थे, एक फंक्शन बनाते थे, इसी तरीके से मैंने एक एरो फंक्शन बना दिया जो क्या रिटर्न कर रहा है, मेरी एक HTML, जिसको हम नेक्स्ट.जेएस की जबान में क्या बोलते हैं, JSX। रिटर्न हो रहा है h1, दिस इज हेडर कंपोनेंट। और जिस तरीके से हम लोग पेज को एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करते थे, अब वो मैंने उसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर दिया जो भी मेरे फंक्शन का नाम है। अब ये बताओ, ये हेडर मेरा चल जाएगा? ये हेडर मेरा चल जाएगा? मैंने कंपोनेंट तो बना दिया, वजह मैंने एक्सपोर्ट तो कर दिया, इसको कहीं पे यूज नहीं करा। मैंने एक रीयूजेबल कंपोनेंट तो बना दिया कि ये मेरा कंपोनेंट बन गया, भाई इसको मुझे हर जगह के ऊपर यूज करना है, लेकिन मैंने इसको अभी कहीं पे बना के रख दिया है, मैंने इसको कहीं यूज नहीं करा। अब मुझे यूज करने के लिए यार इतना जूम करा रहा था, मुझे भी नजर नहीं आता। ऐप डायरेक्टरी में आता हूं, मेरी पहली फाइल है page.tsx की जो मेरा रेंडर कर रहा है, मैं यहां पर आ जाऊंगा, दिस इज होम पेज, दिस इज होम पेज, ठीक है। अब कि भाई ये मैंने कंपोनेंट बना दिया हेडर के नाम से, इसके अंदर एक फंक्शन बनाया है और रिटर्न कराया है मैंने एक हेडर बना दिया और मैंने इसको एक रिटर्न करा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर दिया, नेक्स्ट.जेएस को बता दिया ये कहीं पे मुझे यूज करना है। लेकिन मैंने नेक्स्ट.जेएस को ये नहीं बताया कि मुझे इसको कहां पर यूज करना है। अब मुझे इसको जहां पर यूज करना है, उसके लिए मैं क्या करूंगा, जिस फाइल में मुझे यूज करना है मैं उस फाइल में जाऊंगा। मेरे पास ये होम पेज की फाइल आ रही है, मैं चाहता हूं कि मैं यहां पे आके इस कंपोनेंट को यूज कर सकूं। मैं आऊंगा, लिखूंगा इंपोर्ट, किस नाम से, मेरा हेडर। उसने मुझे ऑटो इंटेलिजेंस दे दी, अच्छी बात है, हेडर। मैंने ये हेडर इंपोर्ट कर लिया, ये चल जाएगा?
ये चलेगा क्यों नहीं? मैंने सिर्फ इसको अपनी फाइल में अभी बुला लिया है, इंपोर्ट कर लिया है, मैंने इसको अभी यूटिलाइज नहीं करा है। अब मैं इसको यूटिलाइज करने जा रहा हूं, यूज करने जा रहा हूं। मैं आता हूं, मेरे कंपोनेंट का नाम क्या है? हेडर। मैंने लिखा हेडर। जिस तरीके से मेरे HTML एलिमेंट बनते हैं, यानी एक ओपन ब्रैकेट और एक क्लोजिंग ब्रैकेट, इसी तरीके से मैं क्या करूंगा, ओपन करूंगा ब्रैकेट को, कंपोनेंट का नाम लिखूंगा, ब्रैकेट क्लोज करके इसी तरीके से क्लोजिंग ब्रैकेट लगा दूंगा। अब जैसे ही मैं इसको सेव करता हूं, मैं आता हूं, आप लोगों का जो मसला आ रहा था, can't resolve error, import error, module not found। देखा, अभी मैंने फाइल, मैं जो आपको बता रहा था ना क्या मसला आता है आपको उसमें, अभी ये देखिएगा एरर क्या आता है। मेरे पास एरर आ रहा है, कैन नॉट रिजॉल्व मॉड्यूल, इंपोर्ट हेडर फ्रॉम हेडर, जो भी आ रहा है। अब इस फाइल का वो देखेगा कि मैंने किस उससे बनाई है, स्मॉल अल्फाबेट से बनाई है नेक्स्ट यहाँ पर, और यहाँ पे अगर मैं आ जाता हूँ तो यहाँ पे मैंने फाइल किस उससे बनाई है, कैपिटल से। तो गूगल जो बोलता है, गूगल सही बोलता है बिल्कुल, कि आप इसकी जगह पे ये तमाम मसले लाजमी आते हैं। अब इसका सबसे आसान तरीका ये है कि यहाँ पे इसको ये करें और अपनी जो भी है टर्मिनल को बंद करें और दोबारा एप्लीकेशन को रन करें। सबसे आसान तरीका ये है। लेकिन इससे आसान तरीका मैंने आपको बताया, कौन सी कन्वेंशन यूज कर लो, कबाब केस वाली, क्योंकि उसमें जो है आपके जो होते हैं वो अल्फाबेट तो छोटे होते हैं और हाइफन जो है ना वो एक उसके लिए यूनिक आइडेंटिफायर होता है, तो वो पकड़ में आसानी से आ जाते हैं। अब ये कैपिटल स्मॉल के चक्कर में ना ये बहुत मसला होता है। अच्छा, वो विंडोज पे भी आ गया। अब दोबारा आ जाते हैं और इसको एक दफा रिफ्रेश कर देते हैं ताकि एरर देना बंद कर दें। सही है। मैंने जैसे ही हेडर को इंपोर्ट करा, अब मैंने बताया जैसे आप HTML के एलिमेंट यूज करते हैं, डिव ओपन ब्रैकेट लगाते हैं और क्लोजिंग ब्रैकेट लगाते हैं, इसी तरीके से आप लोग जब भी कंपोनेंट डिक्लेयर करते हैं तो जिस तरीके से आपके HTML एलिमेंट रेंडर होते हैं उसी तरीके से आप पहली दफा में हेडर लिखते हैं, जो भी कंपोनेंट का नाम आ गया, ओपन ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट। अब हेडर कंपोनेंट रेंडर हो गया, यहाँ पे आ गया या नहीं आया? आ गया। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा दिस इज हेडर कंपोनेंट 22222, इसका मतलब है हेडर कंपोनेंट मेरा रेंडर हो गया। अब मुझे इसको अबाउट के पेज के ऊपर यूज करना है। मैं किस तरीके से यूज करूंगा इसको? अब मुझे आप लोग तरीका बताएं। मैं लेआउट में आता हूँ, लेआउट पे क्यों रखते हैं उसको मैं वो भी बताऊंगा, और लेआउट पे क्यों नहीं रखना चाहिए वो भी बता दूंगा बाद में। मुझे अबाउट के ऊपर ये कंपोनेंट रेंडर करना है। किस तरीके से रेंडर करूंगा? अबाउट के पेज पे जाऊंगा, यहां पर आ गया नेक्स्ट, अच्छा अब मैं आ गया हूं अबाउट पेज के ऊपर। मैं भी सारी चीजें क्लियर कर देता हूं, पूरी CSS वगैरह हटा देता हूं ताकि बिल्कुल हो जाए, साफ सुथरा पेज हो जाए। ये मेरा एक अबाउट पेज आ गया। मैं चाह रहा हूं यहां पे भी ये कंपोनेंट रेंडर हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अबाउट पेज के ऊपर आके क्या इंपोर्ट करेंगे? इंपोर्ट हेडर।
हेडर फ्रॉम डॉट फॉरवर्ड स्लैश कंपोनेंट्स स्लैश फोल्डर का नाम क्या है, हेडर स्लैश हेडर। हो गया इंपोर्ट। अब इसको यूज करना है। यूज कैसे करूंगा मैं इसको, हैंड रेज करें जरा। जी जी मैं बता रहा हूँ, मोस्टली वो क्लियर हो गए, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। अच्छा, सबसे पहले कंपोनेंट का पर्पस समझो। देखो, आप कोई भी एक एप्लीकेशन या वेबसाइट कुछ भी बनाने जाते हो ना, उसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपकी बार बार यूज हो रही होती हैं। अभी मैंने आपको रियल वर्ल्ड में एक वेबसाइट दिखाई, उस वेबसाइट के ऊपर आपका हेडर का सेक्शन, और अभी छोड़ो हेडर और फुटर जो है वो बार बार जो है वो यूज हो जा रहा है, बार बार यूज हो रहा है, यानी हर जगह पे। अब आप ऐसा तो नहीं करोगे ना, क्या हर पेज के ऊपर अब एक काम करते हैं, मैं काम करता हूं, ये पूरी की पूरी एक वो लेता हूं, H1 उठाऊंगा, इसके ऊपर आके हेडर की जगह पे इसको पेस्ट कर दूंगा, और इसी तरीके से मैं अबाउट के पेज पे चले जाता हूं, और यहां पे आके भी मैं इसको पेस्ट कर देता हूं। अब लेट्स सी मेरे जितने पेजेस होंगे, तो यहां पे आके क्या मैं हर पेज पे जाके इसको पेस्ट करता जाऊंगा? अगर मैं करता हूं, चलो ठीक है, कोई मसला नहीं है, अभी भी सर रेंडर तो हो रहा है ना, अबाउट के पेज पे भी आ रहा है, होम के पेज पे भी आ रहा है, इसमें मसला क्या है, आसान तो है। अब सर अगर मुझे एक और चीज है रेंडर करनी है, दिस इज हेडर कंपोनेंट 2। अब मैंने इसको एक H1 लिखी और यहां पे आ गया, अबाउट के ऊपर आके मैंने लिख दिया, लेकिन अब मैं जा रहा हूं होम पेज के ऊपर, होम पेज के ऊपर तो सर आ ही नहीं रहा। मतलब क्या हो रहा है, मैं जो एक काम है वो बार बार रिपीट करता जा रहा हूं। अब मुझे उस रिपीटिशन से बचने के लिए हमें क्या इसको करना पड़ेगा, इसको बनाना पड़ेगा एक कंपोनेंट। कंपोनेंट क्या होता है, कंपोनेंट आपका रियूजेबल होता है, मतलब आप एक जगह पे उसको जाके बना देते हो एक फाइल के अंदर, आप उसको बस अपने पास कॉल करते हो, बुलाते हो, और हर जगह पे उसको कॉल करने के बाद यूज करते रहते हो। अब मैंने बोला हेडर की फाइल के अंदर जाके एक डिव बनाई, एक डिव बनाई, और उसके बाद मैंने कंपोनेंट के अंदर हेडर के अंदर आके एक और चीज लिख दी, दिस इज हेडर कंपोनेंट, और दिस इज हेडर कंपोनेंट 2, सिर्फ सिंपल HTML लिखी है मैंने। अब मैं जहां जहां पे हेडर को यूज कर रहा हूँ, या मैं मेन पेज पे यूज कर रहा हूँ, या मैं इसको अबाउट के पेज के ऊपर यूज कर रहा हूँ, वो देते हैं। मैं वो क्लियर करना चाह रहा था कि क्या होता है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, अच्छा ये भी रहा, हाँ। अब देखें, अच्छा मैंने अबाउट से आगे ऑप्शन करना है। अब मैं अगर मेरे होम पेज पे आ जाता हूं, तो मैंने हेडर के अंदर जो दो हेडिंग्स लिखी थी, हेडर कंपोनेंट और हेडर कंपोनेंट 2, मेरा ऐप के ऊपर भी रेंडर हो गया। अब मैं आ जाता हूं होम पेज के ऊपर, वो अबाउट पेज के ऊपर, तो मेरा
अबाउट पेज के ऊपर भी ये रेंडर हो गया है, यानी सेम चीजें। अब मैं चाह रहा हूं उसके अंदर एक और हेडिंग ऐड करना, तो मैं क्या करूंगा, इधर आऊंगा, H3, दिस इज हेडर कंपोनेंट 3। अब मैं आता हूं, तो आप ये देखना अबाउट के पेज के ऊपर भी ये हेडिंग रेंडर हो गई, इसी तरीके से मेरी होम पेज के ऊपर भी ये हेडिंग रेंडर हो गई। मतलब कंपोनेंट का फायदा क्या हुआ, मैंने एक चीज को एक जगह पे बनाया और उसको हर जगह पे यूटिलाइज कर लिया, और जहां जहां मैं चेंजेस करते जा रहा हूं तो उसकी चेंजेस हर जगह के ऊपर मुझे शो हो रही है, ना कि मैं बार बार इसकी चेंजेस कर रहा हूं। यहां तक कंपोनेंट सबको क्लियर हो गया। अब एक काम करें, मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूं, इसको फटाफट अपने पास बना लें। इसके बाद इसकी स्टाइलिंग देखते हैं किस तरीके। तो स्टाइलिंग को जरा गौर से देखेगा ताकि आप लोगों की जो मॉड्यूल वाला मसला था वो भी हल हो जाए। मैं अभी फिलहाल बंद कर रहा हूँ, आपको खुद बनाएंगे, बोर्ड में दिखाऊंगा मैं ये रिज्यूम करते हैं, फिर जो है अलग अलग करें, करते हैं बाकी सारी चीजें भी। अच्छा, अभी तक कंपोनेंट का सबको क्लियर हो गया है? सबको हो गया है? आवाज निकालें। सबको हो गया है? क्योंकि कंपोनेंट के बाद मैं फिर एक और यूजर कंपोनेंट बना रहा हूँ, फिर हम लोग सीएसएस पे जाएंगे। बनाए अब सीएसएस पे जाएं, बना लें, सही है, बना लेते हैं, आप लोग के लिए और आसानी हो जाएगी। अच्छा, अब आप लोग थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाएं, फिर दोबारा से फिर आप लोग बोलना शुरू हो जाते हैं। मैं दोबारा से कंपोनेंट्स के फोल्डर के अंदर आ गया, सही है। अभी मैं सारी चीजें बंद कर रहा हूं। अब मुझे एक फुटर का कंपोनेंट बनाना है, तो अब आप लोग मुझे बताएं मैं किस तरीके से बनाऊंगा। एक फुटर का फोल्डर बनाऊंगा। अब क्या करूंगा मैं इसके अंदर आके, हाँ यार, देखो फोल्डर और फाइल का नाम इधर यानी खास तौर पे कंपोनेंट्स में वो सेम रखो। अब ये बताओ, मैं अगर ऊपर हेडर का फोल्डर बना दूं और अंदर फाइल बना दूं hamza.js, अजीब सा लगेगा ना। तो ये चीज है, इसको सेम रखो, सही है। मेरा कंपोनेंट बन गया, कंपोनेंट बन गया, इंपोर्ट कर लो इसको। क्या लिखूं इसके अंदर, कॉन्स्ट फुटर रिटर्न। अच्छा, ये आपका जो है ना, ये फुटर टैग है, सही है। इसको, ये आपका एक HTML का एलिमेंट भी है। अब इस एलिमेंट का कोई एक खास फायदा नहीं है, लेकिन मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर SEO के बारे में बताया था, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, या आपका जो ब्राउजर है वो डिटेक्ट कर सके ये फुटर है। तो इसका सिर्फ ये पर्पस है कि वो आपको एक HTML के अंदर ये बता देगा, यानी ब्राउजर को बता देगा ये एक फुटर टैग है। तो यहाँ पे आप फुटर टैग यूज कर लो या यहाँ पे डिव यूज कर लो, मसला नहीं है। लेकिन मैं बोलता हूँ कि आप लोग जब अच्छे डेवलपर बनना चाह रहे हो तो वहाँ पे फुटर टैग यूज कर लो। अब यहाँ पे आके मैं कुछ भी लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पे आके लिख दिया दिस इज फुटर टैग, बस यहाँ तक मेरा कंपोनेंट बन गया। एक्सपोर्ट करेंगे, मेरा कंपोनेंट बन गया है, इंपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट क्या करूँगा मैं, फुटर डिफॉल्ट। मेरा कंपोनेंट बन गया है। अब आप मुझे एक बात बताएं, इसको मुझे यूज करना है, मैं कैसे यूज करूंगा, कौन सी फाइल में, मुझे इसको अबाउट के पेज के अंदर फुटर को यूज करना है, कैसे करूंगा मैं। अबाउट में चला गया, पेज में चला गया, अब क्या करूंगा, जैसे हेडर, अच्छा अब मुझे फुटर इंपोर्ट करना है, कैसे इंपोर्ट करूंगा, इंपोर्ट फुटर फ्रॉम
फॉरवर्ड स्लैश कंपोनेंट्स स्लैश फुटर और फोल्डर का नाम और फिर फाइल का नाम। फुटर बन गया मेरा, लग जाएगा मेरा। इसको मैं यूज करना चाह रहा हूं। आ जाएगा मेरा फुटर। यस सर। हेडर इसमें तो नहीं आया यार, होम पेज में अबाउट आ गया मेरा। दिस फुटर टैग ये लिखा हुआ। यहां तक क्लियर हो गया सबको कंपोनेंट का। अब एक काम करते हैं, अब इसकी CSS पे जाते हैं और ये CSS आपकी जो होगी ना, ये पेज के ऊपर भी सेम यूज हो रही होगी, यानी ये तरीका सेम है, बस इसको यूज सेम तरीके से हो रहा है, बस इसका नाम चेंज होगा। मुझे हेडर की स्टाइलिंग करनी है। हमने दो तरीके पढ़े थे स्टाइलिंग करने के लिए। एक तरीका मैंने क्या बताया था आपको लास्ट क्लास के अंदर, अब साथ साथ में ना मैं रिवीजन भी करता जा रहा हूं ताकि जिनका इश्यू आ रहा था कि सर हमें CSS में मसला आ रहा है तो उसको भी देख लें। एक तरीका मैंने क्या बताया था, यहां पे स्टाइल। मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे एक स्टाइल का टैग, स्टाइलिंग करने जा रहा हूं मैं कंपोनेंट, स्टाइल का टैग यूज करूंगा। स्टाइल के टैग के अंदर आके एक दो दफा कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा। अब यहां पे आके मैं लिखूंगा बैकग्राउंड कलर, कौन सा दूं, येलो, सही है। अब मैं जैसे ही जाऊंगा तो ये आपके पास येलो कलर अप्लाई हो गया, ठीक है। और यार आप लोग बातें बाद में करना, मैं बोल लूं, या अगर बातें इतनी जरूरी है तो फिर मैं भी वहां आ जाता हूं, फिर इकट्ठा एक दफा बातें करके बैठ के क्लास छोड़ते हैं, सही है। मैं होम पेज पे भी चला गया तो मेरी स्टाइलिंग जो है वो सेम है, क्योंकि मैंने कंपोनेंट के अंदर जाके डिफाइन की हुई है स्टाइलिंग। अब मैं चाहता हूं इसको भी स्टाइल कर दूं, स्टाइल कर दिया मैंने, स्टाइल इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट दो दफा, मैंने इसका कलर दे दिया, हाँ सही है, आ गया। ये तरीका सही है, बिल्कुल सही है। इसमें मसला क्या है, इसको कहते क्या है, इनलाइन, इनलाइन स्टाइलिंग कहते हैं। इसका नाम है इनलाइन स्टाइलिंग। इसका तरीका तो सही है सर, CSS अप्लाई तो हो रही है, सही है। मसला क्या है इसके अंदर सर के CSS तो अप्लाई हो रही है। अब इसमें ना ये तरीका बिल्कुल सही है और ये तरीका हम लोग जो है रिएक्ट में भी यूज करेंगे। ऐसा भी होता है बात होगा आपका कि आपको क्या होगा, ये स्टाइल टैग भी यूज करना पड़ेगा और आपको जब हम लोग आगे देखेंगे CSS की फाइल भी बनानी पड़ेगी। तो सर अगर दोनों तरीके सही हैं तो इसमें कोई ना कोई फर्क तो होगा ना, कोई ना कोई फर्क तो है ना। देखिए इसका फर्क है, जब आपको एक सिंगल स्टाइल अप्लाई करना है, लेट्स सी मैंने बोला बैकग्राउंड कलर ब्लू, सही है। मैं चाह रहा हूं ये बैकग्राउंड कलर ब्लू जो है वो एक मेरा सिंगल स्टाइल है हेडर के डिफ के ऊपर, और इसके अलावा मुझे इसको कोई भी और कलर नहीं देना। लेट्स सी मैं इसके ऊपर आके एक बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर भी आ गया ब्लैक सा, सही है। अब जहां पे मुझे सिर्फ ये एक या दो स्टाइलिंग करनी है, बस दो प्रॉपर्टीज डिफाइन करनी है CSS की, वहां पे मैं क्या यूज करूंगा, स्टाइल टैग। लेकिन अब मैं चाह रहा हूं यार इसके अंदर थोड़ा सा फॉन्ट साइज भी डिफरेंट हो जाए, इसमें थोड़ा सा एक काम करते हैं, और क्या दे सकते हैं इसके अंदर, इसको कलर दे देते हैं, बल्कि कलर अप्लाई नहीं होगा, इसको पैडिंग दे देते हैं, थोड़ा सा फर्क आया। अब ये देखें, अब आपका कोड ना
मैसी होता जा रहा है, मतलब आप एक ही फाइल के अंदर चेंजेस करते चले आ रहे हैं, करते चले आ रहे हैं, इस तरीके से ना लाइन लगती जाएगी स्टाइल के नीचे। जब आपको मल्टीपल स्टाइल डिफाइन करने होंगे तो आप उसके लिए फाइल बनाओगे, लेकिन अगर मुझे यहाँ पे सिर्फ एक बैकग्राउंड कलर डिफाइन करना है तो उसके लिए आप यहाँ पे सिर्फ एक स्टाइल की प्रॉपर्टी को ही यूज करोगे, इसमें आपको एक एक्स्ट्रा फाइल बनाने की जरूरत नहीं है। ये मोस्टली इंटरव्यू में सवाल पूछ लिया जाता है आप लोगों से कि अगर मुझे एक सिंगल प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है और ये मैं पूछता हूँ तो आप क्या प्रैक्टिस इसको फॉलो करते हो, क्या पूरी की पूरी फाइल बना लेते हो या आप लोग जो है क्या करते हो इनलाइन स्टाइल करते हो। तो यहाँ पे आपका जवाब होना चाहिए अगर मेरे पास एक सिंगल प्रॉपर्टी है यानी सिंगल मुझे बैकग्राउंड कलर या कलर चेंज करना है या फॉन्ट साइज बढ़ाना है, उधर तो मैं सर सिर्फ एक स्टाइल के टैग में दे दूंगा। लेकिन अगर मैं बहुत सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो उसके लिए हमारे पास एक अच्छा तरीका क्या है, हम एक अलग से CSS की फाइल बना लें। अब CSS की फाइल किस तरीके से बनती है अब वो भी देख लो। मैं आऊंगा यहाँ पे हेडर के फोल्डर के अंदर, मैं हेडर की स्टाइलिंग करना चाह रहा हूं, यहां पे आऊंगा, यहां पे आके अब इस चीज को ध्यान से देखना, मैं स्मॉल लेटर से लिख रहा हूं हेडर डॉट मॉड्यूल डॉट CSS। सर आपने हेडर की फाइल में h मॉड्यूल CSS की फाइल में h स्मॉल क्यों लिखा है, अभी आपने बोला कंपोनेंट को तो कैपिटल करना है। अच्छा देखो आपका, अच्छा ये नॉर्मल है, आप पढ़ा करना चाहो पढ़ा कर दो, लेकिन एक है एक अच्छी प्रैक्टिस के अंदर आप कंपोनेंट का जो कीवर्ड होता है वो कैपिटल से करते हो, स्टाइल जब भी बनाते हो स्टाइल की फाइल उसका कीवर्ड जो होता है वो आप स्मॉल लेटर से बनाते हो। हेडर जो भी मेरा कंपोनेंट का नाम आ रहा है उसके आगे मॉड्यूल लाजमी लगाओगे ताकि नेक्स्ट को पता चल सके, उसके आगे हमारा एक्सटेंशन आता है .css का। अब हमने एक तरीका दिखा था, हमने क्या करा था डॉट से क्लास के थ्रू चलाया था। अब मैं आपको एक तरीका दिखाता हूं, मैं डायरेक्ट h1 लिख के, क्योंकि मैंने अपने एलिमेंट के अंदर h1 डिफाइन करा हुआ है, सही है h1। अब मैं चाह रहा हूं इसका कोई अच्छा सा कलर लगा देते हैं, हल्का सा लगा देते हैं, चलो एक्वामरीन, सही है, ये लगाना है। सिर्फ मैं अभी h1 का सिर्फ बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाह रहा हूं, सही है। मैं क्या करूंगा अभी सब चीजें भी हटा देते हैं, मैंने अभी सब चीजें क्लियर कर दी हैं, बिल्कुल क्लियर आ रहा है मेरा, सही है। अब मैं क्या करूंगा, मैंने सिर्फ यहाँ पे CSS डिफाइन कर दिए, उसको यूज नहीं करा है। यहां पर आऊंगा, इंपोर्ट करूंगा CSS स्टाइल। अच्छा आप लोग जिस तरीके से लेट यूजर नेम लिखते हो, वेरिएबल कोई भी नाम से बना सकते हो, या अगर मैं वेरिएबल का नाम हमजा लिख दूं तो कोई मसला तो नहीं है ना। इसी तरीके से इंपोर्ट के आगे CSS स्टाइल, ये मैंने अपनी मर्जी से लिखा हुआ है, इधर आके अगर आप लोग हेडर स्टाइल भी लिख दोगे तो वो चल जाएगा, क्योंकि ये आपका एक वेरिएबल का नाम है। ये आप टाइपस्क्रिप्ट में चले आओ, टाइपस्क्रिप्ट में आपको बताया गया था कि आप वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हो, इसमें कोई मसला नहीं है। तो जब हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं यहाँ पे आप उसका नाम कुछ भी रख दो तो मसला नहीं है, लेकिन उसकी जो कन्वेंशन है टाइपस्क्रिप्ट में आपने वेरिएबल में वो पढ़ी थी ना, तो उसको फॉलो करना। फ्रॉम मैंने फाइल का बनाई है, डॉट लगाऊंगा, फॉरवर्ड स्लैश, मुझे उसमें इंटेलिजेंस दे दिया हेडर डॉट मॉड्यूल डॉट CSS, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, मेरी फाइल इंपोर्ट हो गई है। अब सबसे पहले काम करते हैं, इस फाइल को जाके देख लेते हैं कि ये कर क्या रही है, इसको कंसोल करते हैं। हेडर सही है, मैंने सिर्फ कुछ नहीं करा, मैंने जिस तरीके से हम फंक्शन के अंदर कंसोल लिखते हैं, वेरिएबल का नाम लिखा, अच्छा उसके आगे ना मैंने जानबूझ के ये लगाया ताकि मुझे एक आइडेंटिफायर हो जाए कि भाई हेडर स्टाइल आ गया। अब वो एक एरर थ्रो कर रहा है, ओके सही, सॉरी
इसके आगे डॉट नहीं लगाना, सही है। अब इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूं। अब कंसोल लगाया, कंसोल मुझे कहां पे मिलेगा इसका? टर्मिनल में। अब जैसे ही मैं कंसोल खोलूंगा ना तो ये देखना, थोड़ा मैं इसको कंसोल टर्मिनल को भी जूम कर देता हूं। ये देखो, मैंने एक h1 के नाम से क्लास बनाई थी। अगर मैं यहाँ पे चला जाता हूँ, h1 के नाम से मैंने क्लास बनाई थी, तो मेरे पास कंसोल में वो क्लास आ गई, सही है, ऑब्जेक्ट के अंदर। उसके आगे ये अजीब सा तिगड़म लिखा हुआ आ गया, सही है, क्या लिखा हुआ आ गया? अच्छा, जब भी आप CSS की फाइल लिखते हो ना तो सबसे पहले उसका नाम आता है, सही है। हमने क्या फाइल बनाई थी? हेडर, सही है, तो उसने उसका नाम लिख दिया। उसके आगे एक हाइफन लगा हुआ आता है, हमने उसके बाद लिखा था मॉड्यूल, तो इसके आगे वो मॉड्यूल लिखा आ गया। उसके आगे ये जो भी लिखा हुआ है ना, ये Next.js खुद जनरेट करती है, ये मैं नहीं लिखता। ये Next.js क्या करती है, हमें क्लासेस को यूनिक अलग अलग रखने के लिए ये खुद से जनरेट करती है। और एंड में जो आपकी क्लास का नाम आता है, लेट्स सी मैंने यहाँ पे लिखा है h1, अब मैं यहाँ पे आगे लिख देता हूँ हमजा, और मैं आगे इसको आगे रिफ्रेश कर लेता हूँ। और अब मैं टर्मिनल को खोलता हूँ और अब मैं थोड़ा सा नीचे चला आता हूँ। अब ये देखना क्या करा उसने मेरी क्लास का नाम था वो चेंज कर दिया, और लास्ट में जो मेरी क्लास आ रही थी उसका नाम चेंज कर दिया। तो ये जो काम होता है ना, ये आप लोग नहीं करते हो, ये Next.js तमाम चीजें खुद कर रहा होता है, तो इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। Next.js क्या करता है, हर CSS की स्टाइल को खुद से अलग अलग कर रहा होता है। यानी जो चीज हमें करने की जरूरत पड़ रही थी टाइपस्क्रिप्ट में, वो Next.js खुद से इसको अलग अलग कर रहा होता है, यानी आपकी एक तरीके से हेल्प आउट कर रहा होता है। अब मुझे इसको यूज करना है, मैं क्या करूंगा, जहां पे मुझे इसको यूज करना है, अब मैंने डॉट से लगाया, डॉट लगाया, तो मैं यहां पर आके कीवर्ड यूज करूंगा क्लास नेम, सही है, कर्ली ब्रैकेट खोलूंगा। मेरे वेरिएबल का नाम क्या है? मेरे वेरिएबल का नाम क्या है? हेडर स्टाइल। ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट से मुझे किसी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना होता है, किस तरीके से करता हूं? डॉट, मेरे उसका नाम क्या है क्लास का? हमजा। मैंने जैसे लिखा, स्टाइल अप्लाई हो गया, ये चीज क्लियर हो गई? किस किस को ये चीज क्लियर नहीं है? हैंड रेज करो। रिपीट कर रहा हूं, हाँ रिपीट तो करूंगा मैं। क्लियर हो गई है? किस किस को ये चीज क्लियर हो गई है? हैंड रेज करो। इंपोर्ट क्यों नहीं हो रहा? नहीं। अच्छा, एक चीज का ख्याल रखिएगा, देखें कंपोनेंट्स के अंदर कंपोनेंट की फाइल अलग बनाएगा CSS की। कंपोनेंट के अंदर जाके कंपोनेंट के फोल्डर में मैंने अलग से हेडर डॉट मॉड्यूल डॉट CSS की फाइल बनाई है। मैंने उसको पेज के अंदर जाके नहीं बनाई है। हर कंपोनेंट की अपनी CSS की फाइल अलग से बनेगी, तो इस चीज का ख्याल रखना, कंपोनेंट्स के अंदर अलग अलग CSS की फाइल बनेगी। मॉड्यूल का बताता हूं मैं जी। आप एक फोल्डर बना लें। पता है फोल्डर बनाने की वजह क्या है? फोल्डर बनाने की वजह ये है, अब अच्छा इनका सवाल सुन लें। इनका सवाल अच्छा है, सर मैं डायरेक्ट कंपोनेंट्स के अंदर आके फाइल भी तो बना सकती हूँ। यहाँ पे कंपोनेंट के अंदर आके ABC नाम की एक फाइल भी तो बना सकती हूँ, ये भी तो एक कंपोनेंट कंसीडर किया जाएगा। अब मसला पता है क्या है, ये चीज भी तो हो सकती है, सर आपके फोल्डर ही क्यों बन रहा है? अच्छा, कुछ चीजें ना आप लोग की ना कन्वेंशन के लिए फॉलो करवा रहे हैं, वरना चलती ये भी चीज है। इसके अंदर आके आप यहाँ पे आके abc.module.css भी लिख देंगी तो ओके, मसला नहीं है इसके अंदर कोई भी। लेकिन ना कुछ चीजें हमें, जब हम लोगों ने आप लोगों का सिलेबस डिसाइड करा था ना,
तो उसमें हमने रखा था कि कन्वेंशन के तौर पे ये चीज़ फॉलो होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी एक कंपोनेंट्स बनाते हैं, कंपोनेंट के अंदर पहले उसका फोल्डर लाजमी बनाते हैं कि इस नाम से ये फोल्डर बनेगा, और उस फोल्डर के अंदर फिर उसकी हम फाइल बनाते हैं। जिस तरीके से हमें पेज बनाना होता है तो हम पहले क्या करते हैं, पेज का नाम लिखते हैं, उसके अंदर फिर page.tsx की फाइल बनाते हैं। इसी तरीके से हम कंपोनेंट के अंदर भी ये रिवायत को फॉलो कर रहे हैं। तो आप लोग भी कोशिश करें इस चीज़ को फॉलो करें। इसमें कोई वो नहीं है चल आपका इसमें भी जाएगा, लेकिन एक अच्छी प्रैक्टिस को हमें फॉलो करते हुए चलना है, ठीक है। हाँ बोलो क्या कह रहे थे, मॉड्यूल क्या है? हाँ सर ये मॉड्यूल सीएसएस क्या है, ये बार बार आप मॉड्यूल लिखवा रहे हैं। मैंने लास्ट क्लास के अंदर एक बताया था, आपका जो मॉड्यूल होता है ना वो एक हिस्सा कहलाता है, सही है, मॉड्यूल एक हिस्सा कहलाता है। Next.js ने एक कन्वेंशन बनाई है कि जब भी आप CSS स्टाइलिंग करोगे, एक कंपोनेंट है, कंपोनेंट आपकी पूरी एप्लीकेशन का एक हिस्सा है, उस हिस्से को अगर आप स्टाइलिंग करने चाह रहे हो तो उसका नाम क्या लिखोगे, डॉट मॉड्यूल डॉट CSS। सिर्फ ये CSS के अंदर अप्लाई हो रहा है। अब आप एक काम करें, इसको फटाफट बना ले कंपोनेंट के अंदर स्टाइल अप्लाई करके, ताकि बना लो, ताकि इसके बाद जो है ना मैं आगे प्रॉप्स के ऊपर जाऊंगा, जल्दी से आगे हम लोग प्रॉप्स पे जाएंगे। अच्छा ब्रेक लेंगे फिर उसके बाद प्रॉप्स पे जाएंगे, ब्रेक आ रहा हूँ, ठीक है। अबाउट सॉरी होम पेज के ऊपर एक हमारा टॉपिक है, और ये हमारा जो फ्रंट एंड फ्रेमवर्क चल रहा है उसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके ऊपर ओपनली जिसको कोई समझ नहीं आया ना तो आप लोग हैंड रेज कर लेना, क्योंकि मैं पूछूंगा नहीं, आप लोग बताते नहीं हो, आप लोग डर के मारे। तो आप लोग ये कोशिश करना कि मुझे जहाँ पे समझ नहीं आया अपने प्रॉप के टॉपिक को लाजमी कवर करना, सही है। होता क्या है वो सब चीजें देखते हैं। अभी तक कंपोनेंट सबको क्लियर है, बस सेट है। अब एक चीज याद करो, मैंने एक एंकर टैग बनवाया था, ये टैग याद है सबको? सबको याद है टैग? यस सर। इसके अंदर मैंने एक चीज पास करी थी, href, ऐसा ही है। आप लोग एक काम करो, अनीस आप लोग बैठ जाओ, मैं बाद में इसको रिजॉल्व करवाता हूँ। अच्छा आपने एक टैग बनाया था, याद है? हमने सेकंड लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने ये। इसमें मैंने एक एट्रीब्यूट यूज करा था, इसको हम क्या कहते हैं? एंकर। कहते क्या है? हाइपर रेफरेंस। अरे एट्रीब्यूट कहते हैं इसको, इसको क्या कहते हो आप लोग? एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या होता है यार? एक एलिमेंट उसकी कुछ एडिशनल फंक्शनैलिटीज होती हैं, सही है। उन फंक्शनैलिटीज को हम उसकी जबान में, प्रोग्रामिंग की जबान में क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट कहते हैं। अब एंकर के अंदर हमने एक href का एक एट्रीब्यूट पास करा था, वो क्या कर रहा था, वो हमें पेजेस के ऊपर लेके जा रहा था, ऐसा ही था जो हमारे पेज टू पेज नेविगेट करने के लिए यूज हो रहा था। अगर मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, अच्छा लिखा हुआ नहीं है अबाउट, यानी ये इसकी स्पेशल पावर थी कि दूसरे पेज के ऊपर हमें रिडायरेक्ट कर रहा था href के थ्रू। हम जो कंपोनेंट बनाने जा रहे हैं, अच्छा हम जो कंपोनेंट बनाने जा रहे हैं उसके कोई एट्रीब्यूट्स होते हैं या नहीं होते? एक छोटी सी एग्जांपल है, हमने तो ये कंपोनेंट बना लिया ना, इसको HTML का टैग की तरह हमने यूज कर लिया, जिसके अंदर हमारे पास दिस इज हेडर कंपोनेंट और दिस इज हेडर कंपोनेंट 2, और इसके अंदर कोई हमारा एट्रीब्यूट होता है या नहीं होता? नहीं होता। जब भी आप कंपोनेंट बनाते हो उसका अपना कोई स्पेशल एट्रीब्यूट नहीं होता है, मतलब उसके पास कोई अपनी सुपर पावर नहीं होती है, हमें उसको वो सुपर पावर प्रोवाइड करनी होती है। अब हम वो किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं,
जिस तरीके से एंकर के अंदर मैंने एक एट्रीब्यूट यूज करा था जो इसका अपना बिल्ट इन एट्रीब्यूट था, उसका नाम क्या था, href या हाइपर रेफरेंस फुल फॉर्म। मैं यहां पर आके अभी एक काम करता हूं, यहां पे आके मैं लिख देता हूं तैमूर, सही है। और तैमूर लिखने के बाद मैं पास कर देता हूं हेलो तैमूर। अब थोड़ा सा ध्यान देना, तैमूर नाम का एट्रीब्यूट एग्जिस्ट करता है अभी तक हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर? नहीं। अब अगर मैं हेडर पे जाऊंगा, हेडर पे भी कोई फर्क नहीं पड़ना। सर इसका फायदा क्या है? मतलब आपने एट्रीब्यूट तो बना दिया, अब इसके एट्रीब्यूट का फायदा क्या है? एट्रीब्यूट का फायदा क्या है सर? ये आपने बना तो दिया और आप इसको प्रॉप कह रहे हैं, ये प्रॉप है क्या? सही है। अब मैं ना इधर आता हूं, सही है। यहां पर आने के बाद एक पैरामीटर होता है मेरे पास यहाँ पे ना, फंक्शन याद है सबको? फंक्शन याद है? यस सर। भूले तो नहीं है? पैरामीटर क्या होता है? आर्ग्यूमेंट होता है। आर्ग्यूमेंट क्या होता है? पैरामीटर होता है। एग्जैक्टली। आप किसी भी फंक्शन के अंदर कोई भी डायनेमिक वैल्यू प्रोवाइड करते थे उसको क्या पास करते थे? पैरामीटर के थ्रू। सही है। यहां पर आके मैं लिख देता हूं attr, सही है, एक पैरामीटर है, सही है। अभी इसकी टाइप मैं लिख देता हूं फिलहाल एनी टाइप। याद है टाइपस्क्रिप्ट की? भूले तो नहीं हो? नो सर। अब मैं आके कंसोल करता हूँ। अभी फिलहाल ना ये भूल जाना कि इसमें क्या आगे चल रहा है, आगे स्टेप बाय स्टेप मैं बता दूँ किस तरीके से इसको लिखना है। attr का मतलब है एट्रीब्यूट का शॉर्ट फॉर्म है, सही है। इसको अगर आप करना चाहो तो इसको आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी नाम दे सकते हो। इसको attr देते हैं, सही है। अब मैं जरा attr को देखने जा रहा हूँ, ये attr है क्या। अब मैं थोड़ा सा इसको रिफ्रेश कर देता हूँ और टर्मिनल पे जाके चेक करता हूँ। अब गौर करना, ये देखो मैंने एक तैमूर के नाम का एट्रीब्यूट बनाया था, ऐसा ही है। तैमूर के नाम का एक एट्रीब्यूट बनाया था हेडर के अंदर, सही है। उसके अंदर क्या वैल्यू पास करी थी? हेलो तैमूर, सही है। अब मैं आता हूँ अपने टर्मिनल के ऊपर। टर्मिनल पे आने के बाद वो मुझे क्या रिटर्न कर रहा है, क्या बता रहा है? कर्ली ब्रैकेट किसको डोनेट करता है? ऑब्जेक्ट को। और एट्रीब्यूट का क्या नाम है मेरे पास? तैमूर के अंदर क्या वैल्यू आ रही है? अब आपका इसको जो एट्रीब्यूट है, ये जो हम सर हमने attr डिफाइन करा हुआ है, attr Next.js के अंदर और React के अंदर इसका एक स्पेशल नाम है। इसका स्पेशल नाम क्या है? यहाँ पे वैसे आप कुछ भी लिख सकते हो, सही है। हमजा लिख दो, आजान लिख दो, तैमूर लिख दो, लेकिन हमारी Next.js और React के अंदर इसका एक स्पेशल नाम है। उस स्पेशल नाम का नाम क्या है? प्रॉप्स। प्रॉप्स प्रॉप्स शॉर्ट फॉर्म है प्रॉपर्टी की, सही है, यानी प्रॉपर्टी। और ये प्रॉपर्टी आपको रिटर्न करती है एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करती है। अगर मैं इसका नाम प्रॉप्स कर दूंगा तो एग्जैक्टली सिर्फ मेरा यहाँ पे जो है, जो मैंने आगे प्रॉप्स लिखा हुआ है, एक मिनट का लिखा है, सिर्फ मेरे पास यहाँ पे जो मैंने प्रॉप्स लिखा हुआ है वो चेंज हो रहा है, जो मैंने स्ट्रिंग के अंदर रखा हुआ है, बाकी डेटा मेरा सेम है। अब आप जब भी कंपोनेंट के अंदर कोई भी एट्रीब्यूट या प्रॉप पास करते हो, वो इसलिए, ये लिख लेना इस चीज को, आप जब भी कंपोनेंट के अंदर डायनेमिक एट्रीब्यूट या प्रॉप पास करते हो, वो इसलिए पास करते हो क्योंकि आप उसको कंपोनेंट को डायनेमिक वैल्यू बनाना चाहते हो। दोबारा बोलना, आप जब भी कंपोनेंट को एट्रीब्यूट
या प्रॉप पास करते हो तो आप उसको कंपोनेंट को डायनामिक बनाना चाहते हो ताकि उसके अंदर मैं एट्रीब्यूट के थ्रू वैल्यू पास करूं और उसकी रिफ्लेक्शन मेरे पास हर जगह पे उस डेटा के हिसाब से आए। अब मैं दिखाता हूं किस तरीके से। अच्छा, मैं कहां पे था? हाँ, प्रॉप पे था मैं। आपको कंपोनेंट के अंदर डेटा पास करना है तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो? एट्रीब्यूट या प्रॉप। अब वो डेटा जो है वो आपका डायनामिक होगा। जिस तरह आप फंक्शन के अंदर आप एक एग्जांपल है, आप एक कैलकुलेट का फंक्शन बनाने चाह रहे हो। यहाँ पे एक इसकी एग्जांपल इस तरीके से लेते हैं, थोड़ा और आसान करते हैं इसको। कॉन्स कैलकुलेट, अब ये थोड़ा सा उसके ऊपर जा रहा है टाइप स्क्रिप्ट पे। कैलकुलेट मल्टीप्लाई बाय 2, सॉरी कैलकुलेट कर रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय 2 बाय 2। सही है, एक फंक्शन बना दिया मैंने। वो क्या कर रहा है? रिटर्न कर रहा है मेरे पास जो भी एट्रीब्यूट या प्रॉप कुछ भी आ रहा है। अब इसकी टाइप दे देते हैं नंबर। सही है, कोई भी मेरे पास ATTR आ रहा है यानी एट्रीब्यूट आ रहा है, उसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से। अब इसको थोड़ा सा गौर से देखना। अब मैं क्या कर सकता हूं, एक फंक्शन के अंदर आके मैं कोई भी वैल्यू पास करता हूं। मैं 3 पास कर देता हूं। एक काम करता हूं, उसको कंसोल कर लेता हूं ताकि इसका रिस्पॉन्स भी नजर आता है। और इसी तरीके से मैं इसको और बना लेता हूँ 4 और ये इसको कर देता हूँ 5। सही है, अब मैं इसको देखता हूँ तो ये देखो मेरे पास 3 से 2 मल्टीप्लाई होने पे 6 आ गया, 4 से मल्टीप्लाई होने पे 8 आ गया और 5 से मल्टीप्लाई होने पे 10 आ गया। मतलब मेरे पास हमेशा डायनामिक वैल्यू जनरेट हो रही है। इसी तरीके से मुझे अगर कंपोनेंट के अंदर कोई भी डायनामिक वैल्यू पास करनी है तो मैं किसके थ्रू करूंगा? उसको विया प्रॉप के थ्रू करूंगा। अब प्रॉप के अंदर मैंने क्या किया हुआ है, एक तैमूर नाम का एट्रीब्यूट बनाया हुआ है और उसके अंदर एक वैल्यू पास करी हुई है। अच्छा, ये एट्रीब्यूट कह लो, इसको वेरिएबल कह लो, कुछ भी कह लो, उसके अंदर हमारे पास एक वैल्यू स्टोर है। उस वैल्यू का नाम क्या है? हेलो तैमूर। सही है, अब मैं आ जाता हूँ हेडर के ऊपर। अब एक चीज मैंने और भी बताई थी, ये आपका जो प्रॉप होता है, प्रॉप्स। सही है, अगर मैं इसको कंसोल करूं तो ये मुझे रिटर्न करता है एक ऑब्जेक्ट। ये बाय डिफॉल्ट इसकी अपनी खुसूसियत होती है, ये मुझे एक रिटर्न करता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट याद है ना? ऑब्जेक्ट के अंदर इसी तरीके से आप लोग वो पास कर रहे होते थे की वैल्यू पेयर्स। इसके अंदर इसी तरीके से की वैल्यू पेयर पास कर रहे होते थे। इसी तरीके से आप लोग इसकी वैल्यू पास कर रहे थे ऑब्जेक्ट के अंदर। तो ये प्रॉप हमें बाय डिफॉल्ट एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा होता है। अब मुझे तैमूर की प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है तो मैं किस तरीके से एक्सेस करता था ऑब्जेक्ट के अंदर? डॉट प्रॉप, मैं एक और एलिमेंट बना लेता हूं। मुझे डायनेमिक इंजेक्ट करना है, डायनेमिकली वैल्यू को इंजेक्शन करनी है। मैं लगाऊंगा कर्ली ब्रैकेट, इधर लिखूंगा प्रॉप्स। प्रॉप्स मेरा क्या है? एक ऑब्जेक्ट। डॉट प्रॉपर्टी का क्या नाम है मेरी? नहीं, तैमूर। तैमूर, इस नाम से मैंने प्रॉपर्टी बनाई है। अब जैसे ही मैं इसको तैमूर लिखूंगा तो मेरे पास क्या लिखा हुआ आ गया? उस वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू स्टोर है? हेलो तैमूर। अब अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज करता हूं, 3-4 बार बनाता हूं तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? हेलो हमजा। अब मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूं। देखो,
आपने अभी कंपोनेंट बनाना सीख लिए, सही है, और कंपोनेंट को आपने एक नॉर्मल कंपोनेंट बनाया जो इतना ज्यादा सिर्फ यूज हो रहा है, उसके अंदर डायनेमिक वैल्यूज नहीं आ रही है। अब 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 थोड़ा सा पीछे चले जाओ, पीछे चले जाओ फंक्शन के ऊपर। अभी सिर्फ प्रॉप्स को छोड़ दो, प्रॉप्स छोड़ दो। अभी याद करो एक फंक्शन बनाते थे हम लोग टाइपस्क्रिप्ट की फाइल के अंदर, और उसमें हमने जाहिर सी बात है असाइनमेंट के अंदर हमने एक चीज करी थी। हमने क्या किया था, हमें मल्टीप्लाई बाय 2 या 2 का टेबल प्रिंट कराना, एक टेबल प्रिंट कराना था। तो हम उसके अंदर एक डायनेमिक वैल्यू ले रहे होते थे, मतलब यहाँ पे आते थे हम प्रिंट टेबल, जिसमें कोई भी नंबर आ जाता था। और मैं क्या करता था, फॉर का लूप चलाता था। अब मैं बिल्कुल पीछे जा रहा हूँ, अब मैंने एक फंक्शन बनाया। मैं भी सिर्फ नेक्स्ट जेएस को भूलिए, मैं सिर्फ इसमें दोबारा टाइपस्क्रिप्ट पे आऊं ताकि इस चीज को क्लियर कर सकूं। मैं प्रिंट टेबल पे आ गया। प्रिंट टेबल पे मैंने एक फंक्शन ले लिया, बना लिया, जो मेरा कोई भी नंबर को उठाएगा और टेबल प्रिंट कर देगा। अगर मैं इसको चला के देखता हूं और मैं यहाँ पे सिर्फ 3 पास कर देता हूं और मैं उसके ऊपर जाता हूं तो इसने मेरा प्रिंट कर दिया। इसी तरीके से 5 का टेबल प्रिंट करूंगा, 5 लिखूंगा तो 5 का टेबल प्रिंट कर देगी। ऐसी है, ये मेरा फंक्शन क्या हो गया, डायनामिक हो गया, एक वैल्यू के ऊपर अपनी अपनी प्रॉपर्टीज चेंज कर रहा है। ऐसा ही है, जैसे मैं फंक्शन के अंदर डायनामिक वैल्यू पास करके उसको उसकी प्रॉपर्टीज चेंज कर सकता हूं, इसी तरीके से मेरे पास कंपोनेंट के अंदर भी ये चीज है। मैं कंपोनेंट के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी पास करके उसकी वैल्यूज को या उसको डायनामिक कर सकता हूं। अब मैंने यहाँ पे आपको बताया एक एट्रीब्यूट आ रहा है, उस एट्रीब्यूट का नाम हमने क्या डिफाइन कर दिया यहाँ पे, प्रॉप्स। प्रॉप डिफाइन करने के बाद मैंने इस प्रॉप के अंदर एक एट्रीब्यूट बनाया। इस एट्रीब्यूट का नाम क्या है, तैमूर। इसकी जगह पे मैं लिख देता हूं ग्रीटिंग्स, कुछ भी नाम लिख देना, मसला नहीं है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे ग्रीटिंग्स लिखा तो यहाँ पर आके जहां पे मैंने प्रॉप्स डॉट तैमूर करा है, यहाँ पे मुझे आके क्या लिखना पड़ेगा, ग्रीटिंग्स। अब जैसे ही मैं ग्रीटिंग्स लिखूंगा तो मेरा क्या होगा, ये सही चल रहा होगा। अब मैं इसके अंदर कुछ भी चेंजेस कर रहा हूँ, वो क्या हो रहा होगा, वो आपकी स्क्रीन के ऊपर डायनेमिकली रेंडर हो रहा होगा। यानी अगर आपको एक कंपोनेंट को डायनेमिक बनाना है तो उसके लिए आपको प्रॉप्स के थ्रू डेटा पास करना होगा डायनेमिक कंप बनाने के लिए। ये चीज किस किस को क्लियर हो गई है, हैंड रेज करें। और मोस्टली वो क्लियर नहीं हुई है, हैंड किस इंटरफेस अभी। अच्छा, आप लोगों में से टाइप्स किस किसने पढ़ा, टाइप का कीवर्ड किस किसने यूज किया हुआ है, टाइप पर टाइप का कीवर्ड टाइप बना लेते ना। मैं समझ रहा था यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट नहीं पड़ी हुई है। फिलहाल मेरे पास, अच्छा ये चीज किस किस को क्लियर नहीं है, पहले ये कर लेते हैं, फिर बाद में इसको ना टाइप पे डिफाइन कर देंगे। हैंड रेज करें, बाकी वो सबको क्लियर हो गई है, हैं? हो गई है क्लियर, नहीं हुई है, हैंड रेज करो। अब इसको डायग्राम पे इसको बताना।
मेरे पास ना ये एक होम पेज है, सही है। सही है, जैसे हमारा होम पेज आता है, सही है। सही है, इसमें मैंने कंपोनेंट यूज करा है। इस कंपोनेंट का नाम क्या है? इस कंपोनेंट का नाम क्या है? हेडर हो गया, सही है। अभी आपके पास अगर मैं होम पेज पे आ जाता हूं और इसको भी हटा देता हूं, सही है, और इसको भी हटा देता हूं, एरो छोड़ देता हूं और सब हटा देता हूं, सही। अगर मैं अभी होम पेज पे चला जाता हूं, मेरे पास होम पेज बिल्कुल क्लियर आ गया। सिर्फ एक हेडर कंपोनेंट आ गया और एक h2 का टैग आ गया। और हेडर कंपोनेंट के अंदर मेरे पास क्या है, सिर्फ टेक्स्ट रेंडर हो रहा है। फिलहाल अभी यहां तक सबको क्लियर है? अब मैं चाह रहा हूं मेरा कंपोनेंट जो है, जो मैंने हेडर का ये कंपोनेंट बनाया है, इसके अंदर कुछ सुपर पावर्स हैं। यानी मैं डेटा पास करूं, यहां से कुछ भी पास करूं और मेरे हेडर के कंपोनेंट के अंदर वो रेंडर हो जाए, सही है। तो क्या हुआ, रुको मैं बताऊं। मैं चाह रहा हूं कि मैं यहां पे कोई भी डेटा पास करूं और मेरे हेडर के अंदर आके वो चीज डायनेमिकली यहां पर आ जाए। अगर मैं यहां पे हमजा लिखूं तो यहां पे हमजा लिखा हुआ आ जाए, हेडर के अंदर मेरा आगे आ जाए दिस इज, यहाँ पे आके हमजा कंपोनेंट लिखा हुआ आ जाए। अगर मैं तैमूर लिखूं तो यहाँ पे तैमूर लिखा हुआ आ जाए, सही है। अब हमने HTML के अंदर एक चीज पढ़ी थी जिसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट, जिसमें हमने याद है हमने एक एट्रीब्यूट यूज करा था जो हमारे नजरों के सामने है, क्लास नेम। इसी तरीके से हमने एक एलिमेंट यूज करा था, उसका नाम क्या था, एंकर टैग, सही है। जिसका एक एट्रीब्यूट बताया था कि इसका एक एट्रीब्यूट क्या है, इसकी एक स्पेशल पावर है, हमारे पेज टू पेज चेंज करने के लिए होता है। अब मैं चाह रहा हूँ ऐसी ही पावर मेरे पास मेरे कंपोनेंट में भी आ जाए। अब इस कंपोनेंट में इस पावर को लाने के लिए सबसे पहले मुझे इस कंपोनेंट के अंदर आके एक वैल्यू प्रॉपर्टी बतानी पड़ेगी। उस प्रॉपर्टी का नाम मैं कुछ भी दे सकता हूँ, कुछ भी, जैसे वेरिएबल का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसका नाम क्या रखा है, ABC, इक्वल टू लगाया, कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, सही है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया 22, सही है। अब ये मेरा कंपोनेंट जो हो गया डायनेमिक हो गया। यहाँ तक आपके कंपोनेंट का डायनेमिक का काम खत्म हो गया। यहाँ पे कंपोनेंट आपका डायनेमिक हो चुका है। अब हम फंक्शन के अंदर भी एक पैरामीटर लेते थे, यहाँ पे भी एक पैरामीटर लेते हैं। इस पैरामीटर का नाम है एट्रीब्यूट या प्रॉप्स। हम इसको खास तौर पे क्या कहते हैं, प्रॉप्स। अब ये देख लो ये एक एरर थ्रो कर रहा है, सही है। एक एरर दे रहा है कि आपने इसको कहीं पे यूज नहीं करा हुआ है, दूसरा ये एरर दे रहा है एनी टाइप है। तो हमने क्या करा, इसको फिलहाल अभी एनी टाइप डिफाइन कर दिया। टाइप याद है ना, टाइप एनी पढ़ी थी टाइप स्क्रिप्ट के अंदर आपने, ये वाली टाइप है। अब मैंने बोला भाई सबसे पहले मुझे बताओ कि मेरे पास आ क्या रहा है प्रॉप के अंदर। मैंने प्रॉप के अंदर किया और मैंने इसको कंसोल करा दिया। अगर मैं प्रॉप के अंदर चले जाता हूं तो मेरे पास एक एट्रीब्यूट आ रहा है जिसका नाम क्या है, ABC। उसके अंदर वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, 22। अगर मैं जाता हूं टर्मिनल पे और कंसोल देखता हूं
तो इसमें भी मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है, ABC और 22 आ रही है, सही है। वो 2 दफा होता है ना, आप जब प्रोडक्शन में जाएंगे तो 1 दफा होगा, रिएक्ट 2 दफा रेंडर करती है। तो अब हमें क्या करना है, हमें इसकी प्रॉपर्टीज जो ABC आ रहा है इसको रेंडर कराना है डायनेमिक वैल्यू के लिए। अब मैंने एक चीज आपको बताई कि जब भी ये प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट होता है ये हमें रिटर्न करता है एक ऑब्जेक्ट। ये कुछ भी कर लो, बाय डिफॉल्ट हमें एरे रिटर्न नहीं करता, वेरिएबल स्ट्रिंग रिटर्न नहीं करता, ये हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। ऑब्जेक्ट के अंदर जो है, अब यहाँ पे मैं आके एक और भी एट्रीब्यूट बना लेता हूँ। इस एट्रीब्यूट का नाम लिख लेता हूँ मैंने हेलो, और मैंने इसके अंदर डिफाइन करा हेलो वर्ल्ड, सही है। मैंने एक दूसरा एट्रीब्यूट बना दिया। अब जब मैं रिफ्रेश करके इसके ऊपर जाऊंगा तो अब आप ये देखना, मेरे पास एक एट्रीब्यूट आ रहा है ABC 22 और एक मैंने एट्रीब्यूट में डिफाइन करा हुआ है हेलो वर्ल्ड। अब मैं यहां पर आके एक मैंने स्ट्रिंग बना दी है। अब मैंने लिखा इस बूलियन, यहां पे कुछ भी नाम दे सकता हूं, इस ट्रू। मैंने यहाँ पे तीसरा भी बना लिया, यानी मल्टीपल एट्रीब्यूट्स मैं क्रिएट करता जा रहा हूँ। अब मैं आके वहां पे देखता हूँ कि कंसोल पे मेरे पास क्या आ रहा है। अब ये देखो मेरे पास कंसोल के ऊपर 3 चीजें आ रही है। पहला तो ABC जिसके अंदर मेरे पास आ रहे नंबर, दूसरा मेरे पास एक आ रहा है जो मैंने हेलो के नाम से एट्रीब्यूट बनाया था, उसका नाम क्या है हेलो, उसके अंदर वैल्यू आ रही है हेलो वर्ल्ड। तीसरा मेरे पास एक वेरिएबल आ रहा है एट्रीब्यूट जिसका नाम है इस बूलियन, और उसके अंदर मेरी क्या वैल्यू आ रही है, ट्रू। अब मुझे एक बात बताओ, मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता था, उसके अंदर भी मैं इसी तरीके से वैल्यू पास करता था, नेम हमजा, एज 26 और कॉमा, और जो भी है टीओपी पास कर दिया मैंने, सही है, इसको ट्रू कर दिया, सही है। इसी तरीके से पास करता था एक ऑब्जेक्ट के अंदर भी। बेसिकली आपका जो प्रॉप होता है वो भी एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है की वैल्यू पेयर के अंदर। आप वहां पे चाहे स्ट्रिंग में डिफाइन करो, नंबर में डिफाइन करो वैल्यू, लेकिन वो यहाँ पे क्या रिटर्न कर रहा होता है आपको, एक ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट की कोई भी की को एक्सेस करते थे तो उसका नाम क्या लिखते थे, ऑब्जेक्ट डॉट। अब मेरे पास क्या होता था, ऑब्जेक्ट के बाद जो है जैसे मैं डॉट लगा देता था उसके पास उसकी कीज के आज जो मैं कीज डिफाइन करता था वो एक्सेस कर सकता था। अगर मैं ऑब्जेक्ट डॉट एज करता और इसको कंसोल करता, और अब मैं टर्मिनल पे जाके देखता हूं, तो उसने मुझे क्या रिटर्न कर दिया, ऑब्जेक्ट डॉट एज में उसने 26 मुझे रिटर्न कर दिया, क्योंकि मैंने इसमें क्या लिखा हुआ था, एज के अंदर मैंने क्या सेव करा था, 26। इसी तरीके से मैं अगर नेम लिखता हूं तो मुझे क्या रिटर्न करेगा, नेम हमजा रिटर्न कर देगा, क्योंकि मैंने उसकी क्या वैल्यू लिखी हुई है, हमजा हमजा। इसी तरीके से प्रॉप्स लिख के मैं अगर ABC को एक्सेस करूंगा तो वो मुझे क्या रिटर्न करेगा, ABC वो मुझे क्या रिटर्न करेगा, उसकी वैल्यू। ये कहलाता है आपका प्रॉप्स ऑब्जेक्ट। अब ये क्या हो रहा है, आपका जो है डायनामिक पास हो रहा है। यहां से मैं जितना डेटा पास कर रहा हूं मेरे हर कंपोनेंट के अंदर जाके ये डेटा डायनामिकली आ रहा है। अब मुझे इस डेटा को यूज करना है। अब मैंने यहाँ पे लिखा props.abc। अब मुझे जाहिर सी बात है इस डेटा को डायनेमिकली लगाना है ताकि मेरे पास 22 लिखा हुआ आ जाए। अब इस 22 लिखने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा डायनेमिक करने के लिए। उसके बाद मेरे पास props जो भी
मैंने इसका ऊपर नाम दिया हुआ है फंक्शन का इधर, उसके बाद जो भी मेरे एट्रीब्यूट का नाम है, मेरे यहाँ पे एट्रीब्यूट का नाम क्या है, एबीसी, डॉट लगा के एबीसी लिखूंगा। जैसे ही मैं एबीसी लिखूंगा तो क्या होगा, मेरे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा, 22। अच्छा अब एक काम करें, इसको आप बना लें, इसको हम नेक्स्ट क्लास में फिर दोबारा रिपीट करेंगे क्योंकि इसकी और चीजें भी बाकी हैं। नहीं कहीं पे भी आप दूसरे अबाउट पेज पे भी जाके यही सेम नाम से एट्रीब्यूट पास करें, कंपोनेंट में नहीं कर सकते। कंपोनेंट को डायनेमिक बनाने के लिए हमने प्रॉप पास करा हुआ है इसको हम नेक्स्ट क्लास में दोबारा से रिपीट। मेल वो आ गया, जिसके गिटहब के इश्यूज आ रहे हैं वो अभी देख लेना, सही है। मुझे एक नई रेपोजिटरी बनानी है, सही है। मैं यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पर आने के बाद मैं न्यू पे क्लिक कर दूंगा, सही है। यहाँ पे आगे ये आपसे रिपोजिटरी का नाम पूछेगा, आप इधर रिपोजिटरी का नाम कुछ भी दे सकते हो, मैंने लिखा है हेलो वर्ल्ड, सही है। डिस्क्रिप्शन डालना चाहो डाल देना। अच्छा ये पब्लिक और प्राइवेट लाजमी देख लेना, हम लोग अभी इसको पब्लिक करके चला रहे हैं, सही है। रिपोजिटरी को क्रिएट कर देना, क्रिएटिंग रिपोजिटरी, आपकी रिपोजिटरी क्रिएट हो गई है, सही है। अब यहाँ पे एक चीज को नोटिस करना, आपके पास एक आया होगा क्विक सेटअप, सही है। यहाँ पे अगर देखोगे, यहाँ पे नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे ये देना होगा HTTPS और SSH, ठीक है। आप HTTPS के आगे जो आपके दो ये क्लिपबोर्ड बने हुए ना, इसको कॉपी कर लेना, सही है। इधर आना, अच्छा ये देखो, इसके नीचे आपको ये सारी इंस्ट्रक्शंस भी बता रहा होगा। अब मसला ये है कि जिसके पास ऑलरेडी Next.js का फोल्डर बना हुआ है, सही है, तो उसको ये तमाम चीजें चलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आपको इसके और पुश वाला जो कमांड है ना, ये चलानी है। सबसे पहले आप ये करोगे, इसको कॉपी करना पूरी कमांड को, सही है। टर्मिनल पे आ जाना, कंट्रोल L, इधर आके इसको पेस्ट कर देना, सही है। सही है, एंटर किया, सक्सेसफुली मेरी रिपोजिटरी थी, गिट को पता चल गया कि मेरी ये वाली रिपोजिटरी है, सही है। उसके बाद ये मेरा पहला स्टेप हो गया, सही है। अब एक कमांड चलानी है आपने, इसके बाद git add डॉट, जैसी ऐड डॉट करोगे ये तुम्हारी सारी फाइलें स्टेज हो जाएंगी, मतलब जैसे मैंने पहले बताया था। उसके बाद एक और कमांड चलानी है, git commit dash m, इसमें लिख देंगे हम, कोटेशन खोलेगा, इसमें लिख देंगे दिस इज ए, कुछ भी लिख देना, नेक्स्ट मैसेज लिखना है हमें, डैश एम का मतलब होता है मैसेज, नेक्स्ट जेएस लिखो, ठीक है। एंटर किया, मेरे पास सक्सेसफुली सारी फाइलें मर्ज हो गई हैं। अब मुझे क्या करना है, अब एक कमांड चलानी है, एक और, git push। अब जैसे ही मैं पुश करूंगा ना, तो वो एक मुझे एरर थ्रो करेगा कि आपकी कोई ऐसी ब्रांच मास्टर की वो ऊपर एग्जिस्ट करती ही नहीं है। अब वो बोला अगर ऐसी कोई मसला है तो ये वाली कमांड जो मैं दे रहा हूं ना, ये चला लेना, इसको कंट्रोल C करके कंट्रोल V कर देना, सही है। जैसे ही आप इसको करोगे, अब ये एरर देगा, ये एरर मेरे पास अच्छा हाँ सही है। मेरे पास ब्रांच कौन से बने हुए हैं, मेन ब्रांच है ना, सॉरी, मेरे पास यहाँ पे मेन ब्रांच बनी हुई है, मैं मास्टर समझ रहा था, मेन के नाम से ब्रांच आ गई है। पहले मैं इसको करूँगा ये ब्रांच डैश m कमेंट करने के बाद, उसके बाद फिर मैं इसकी ये वाली कमांड चला दूंगा, ये मुझे एरर देगा। आप लोग इस कमांड को चला के देखोगे तो ये चल जाएगा, क्योंकि मेरे पास ये पोर्टल ऐप्स का चल रहा है, तो मुझे इसको इस तरीके से पुश करना पड़ेगा SSH के ऊपर। मुझे इस तरीके से इसको पुश करना पड़ेगा यहाँ पे।
सारा डेटा मेरा पुश हो गया, ये सारी चीजें मेरी आ गई। आप लोगों को ये सेकंड इस पे जाने की जरूरत है ही नहीं SSH के ऊपर, आप डायरेक्ट HTTP के कोड्स को ही डायरेक्ट पुश कर देना, वो हो जाएगा। मेरे पास मसला ये है कि मेरे पास जो है एक ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारी की सारी चीजें रजिस्टर्ड है, तो मैं ऐसे डायरेक्टली नहीं पुश कर सकता। अब मैं इसको जब रिफ्रेश करूंगा पुश होने के बाद, यहाँ पे जो आ गई, यहाँ पे आ गया, इसको जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये देखो मेरा सारा का सारा Next.js का कोड पुश हो गया। ये रिपोजिटरी उठाना और ये रिपोजिटरी उठाने के बाद असाइनमेंट के उसमें जाके पेस्ट कर देना, तो ये मुझे चीज़ मिल जाएगी। मैं कमांड्स बता देता हूँ। सबसे पहले आपने कमांड्स क्या चलानी है, मैं सारी लिख के दे देता हूँ। पहली कमांड आपने चलानी है git add। सबसे पहले आपने कमांड चलानी है जब आप नई रिपोजिटरी बनाओगे, नहीं git initialize नहीं, यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे आने के बाद मैं दोबारा से क्रिएट करता हूँ रिपोजिटरीज। यहाँ पे आके मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ भी बना देता हूँ, हेलो वर्ल्ड 2 सही, और मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ। मेरे पास सबसे पहले तो कमांड चलेगी ना, वो ये वाली चलेगी, ये देखो git remote add origin, जो भी आपका इसका नाम आ रहा होगा, ठीक है। मैं इसको पेस्ट करके इसको शेयर भी कर दूंगा। ये आपके पास ये वाली कमांड आएगी, सबसे पहली जो कमांड आपको चलानी है जैसे आप रिपोजिटरी बना लोगे, सही है। आपकी फर्स्ट कमांड ये हो गई। सेकंड कमांड जो आपने चलानी है, सेकंड कमांड आपने चलानी है इसकी git add डॉट, स्पेस देके डॉट लिख लेना, सही है। तीसरी कमांड आपने चलानी है git commit dash m, ये दे, सही है। यहाँ पे कुछ भी नाम मैसेज कुछ भी लिख देना, यहाँ पे लिख देना दिस इज हेलो वर्ल्ड टू ब्रांच, कुछ भी मैसेज लिख देना, यहाँ पे कुछ भी चलेगा, सही है। इसके बाद चौथी कमांड आपने चलानी है, हाँ अभी वो बताइए क्या लिखना पड़ेगा। ये वाली। मैं सारी कमांड्स आपको इसको स्लैग वो भी कर दूंगा, डिस्कॉर्ड पे भी शेयर कर दूंगा और यहाँ पे भी कर दूंगा। अच्छा ये नहीं है, सॉरी। चौथी कमांड आपने चलानी है ये वाली, और लास्ट कमांड जो पांचवी कमांड है वो है आपकी ये वाली पुश यू ओरिजिन मेन। ये 5 कमांड आपने चलानी है और आपका गिट का पूरा सिस्टम डिप्लॉय, जो भी आपकी रिपोजिटरी होगी वो डिप्लॉय हो जाएगी।